वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ केमिस्ट्री फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। इस सीरीज़ में हम 8 to 9 लेक्चर्स के थ्रू सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आने वाली केमिस्ट्री कवर करेंगे। ये इस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड चेंज ऑफ स्टेट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले से कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या चैप्टर में आने वाला है। पहला टॉपिक आपका रहेगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस या टाइप्स ऑफ चेंजेस। नेक्स्ट है आपका 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा आपका प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी आता है। उसके बाद आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें आपका फ्यूजन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एक्सेट्रा चीज़ें आएंगी। इसी टॉपिक में हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को भी समझेंगे। सेकेंड लास्ट टॉपिक आपका रहेगा प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। और लास्ट टॉपिक आपका रहेगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो आपका 5th स्टेट ऑफ मैटर है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, नेचर में हमारे आसपास हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, बट हम उन्हें नोटिस नहीं करते हैं। अगर हम उन्हें नोटिस करना शुरू कर दें तो हम सारे चेंजेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल और केमिकल। सिंपल शब्दों में एक लाइन में मैं आपको बताऊं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है आपका, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सेबल होते हैं, दे आर रिवर्सेबल। यानी कि कोई चेंज ऐसा हो जिसको मैं वापस ला सकता हूँ, वो आपका होता है रिवर्सिबल चेंजेस। और अगर मैं किसी चेंज को वापस नहीं ला पा रहा हूँ तो मैं उसको बोलूँगा इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज या फिर केमिकल चेंज इसको बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज में आपके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, फिजिकल ट्रेड्स, चेंज इन फिजिकल ट्रेड्स, चेंज इन फिजिकल ट्रेड्स। कि फिजिकल ट्रेड्स अभी क्या होते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। और यहाँ पे आपका चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ कह सकते हो आप, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल चेंज में किसी भी टाइप का बॉन्ड नहीं टूटता है। अगर फिजिकल चेंज हो रहा है तो जो भी आपकी चीज़ आपको दिख रही है उसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना, वो चेंज नहीं होगा। यानी कि नो केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन। ठीक है, कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं टूटता है। वहीं आपके केमिकल चेंज में जाहिर सी बात है एक आइटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है टूट के कुछ नए आइटम्स बनते हैं, नए कंपाउंड्स या नए स्ट्रक्चर होता है आइटम्स का। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टू गेट न्यू फॉर्म, ये कुछ ना कुछ आपको नया मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो फिजिकल चेंज में आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है, पानी का जमना, बर्फ़ बन जाना। तो ऐसे में पानी और बर्फ़ एट द एंड है तो सेम चीज़ें ही, बट उसका दिखने का तरीका अलग है। तो पानी से आइस या आइस से पानी में कोई भी आपका केमिकल बॉन्ड नहीं टूटता है, सेम ही रहता है। सिमिलरली, और हाँ, मैं पानी से आइस और आइस से पानी जा सकता हूँ, इट मीन्स कि वो रिवर्सिबल है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। और एग्जांपल्स की बात करूँ तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है, वाटर टू वेपर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये भी आपका फिजिकल चेंज में आता है। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ये सारे ही प्रोसेस रिवर्सिबल हैं। मैं क्रिस्टल से वापस आ सकता हूँ अपने जो भी पाउडर या वाटर फॉर्म में आ सकता हूँ। मैं आइस से वाटर या वाटर से आइस कभी भी आ सकता हूँ। जब मेरा मन करेगा तो मैं आइस बना सकता हूँ, जब मेरा मन करेगा मैं उसको वापस से पानी बना सकता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल है इसका शुगर इन वाटर। ठीक है, आप चाहो तो पानी से चीनी को वापस निकाल सकते हो मिलाने के बाद। अब मैं बात करता हूँ केमिकल चेंजेस के एग्जांपल की। तो केमिकल चेंजेस में आपका एग्जांपल आता है सोरिंग ऑफ मिल्क। अगर दूध एक बार खट्टा हो गया तो या दही बन गया तो मैं वापस मिल्क नहीं बना सकता उससे।
ये कैसा है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसीलिए ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है। सिमिलरली रस्टिंग ऑफ आयरन, या आयरन की किसी भी चीज़ की अगर रस्टिंग होती है, कॉपर की रस्टिंग होती है, आयरन की रस्टिंग होती है, वो एक इरिवर्सिबल चेंज है। मैं अगर एक बार रस्टिंग लग गई तो मैं वापस नहीं आ सकता, वापस मुझे वो सेम चीज़ नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आता है इसमें, अगर मैंने विनेगर और सोडा को मिक्स कर दिया, बेकिंग सोडा को, ठीक है, तो भी मैं वापस नहीं आ सकता, मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, इस ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, दे आर इट इज़ इरिवर्सिबल, इसलिए ये केमिकल चेंज है। ठीक है। एक और थोड़ी सी टेक्निकल बात है कि आपके रिवर्सिबल चेंजेस में या फिर आपके फिजिकल चेंजेस में एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। थोड़ा बहुत होता है बट ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। वहीं आपके केमिकल चेंजेस में या फिर इरिवर्सिबल चेंजेस में एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड अच्छा खासा होता है। ठीक है ना, इसमें काफ़ी होता है। एक और बात जो मैंने आपको बोली थी कि फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं मिलता है, पानी और आइस सेम ही चीज़ होते हैं, बस दिखने का तरीका अलग है। तो नो न्यू प्रोडक्ट, इसमें आपका न्यू प्रोडक्ट मिलता है। अगर आपका दूध खट्टा हो गया, दही बन गया, तो एक नया प्रोडक्ट है। सिमिलरली अगर आयरन की रस्टिंग हो गई, जो रस्ट बन के मिलेगा हमें वो भी एक नई चीज़ होगी वो। सिमिलरली यहाँ पे आपका हो जाएगा न्यू प्रोडक्ट। चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये तीन फेमस स्टेट्स ऑफ मैटर तो आपको पता ही होंगे, सॉलिड, लिक्विड और आपका गैस। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा, जो कि डिस्कवर हुआ था 1879 में। और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो कि डिस्कवर हुआ था 1920 में। ठीक है, इनका तो आपको ऑलरेडी पता ही है। इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो कन्वर्जन के आते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड क्या होता है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो दोनों है ना, इनके बारे में थोड़ा सा आजकल एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो ये लास्ट के टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर के। ठीक है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे अक्सर आता है कि कैसे, क्या वो चीज़ है जो डिटरमाइन करती है कि कोई सब्सटेंस सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा या गैस में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, तो इसका तीन पॉइंट्स हैं। पहला है आपका स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे अगर कोई चीज़ सॉलिड होती है तो उसमें जो आपस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास एग्जिस्ट करते हैं, बहुत पास पास। वहीं अगर कोई चीज़ लिक्विड है, पानी में है, तो उसमें डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है पार्टिकल्स का। वहीं मैं अगर गैस की बात करूँ, हवा में अगर गैस है कोई, तो उसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है ना, तो पार्टिकल कहाँ है, कितने पास पास है, ये डिटरमाइन करता है कि आपका सब्सटेंस सॉलिड में होगा या लिक्विड में रहेगा या गैस में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आप ये तो गैस भी कर सकते हो कि सॉलिड में सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत टाइटली अटैच रहते हैं। अगर आप किसी सॉलिड चीज़ को तोड़ना चाहो तो तोड़ना उसका आसान नहीं होता है। लिक्विड में ये चीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है। वहीं गैस में तो आप हाथ से गैस को अलग अलग कर सकते हो, तो बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स और इसके अंदर की जो फोर्सेस होती हैं वो भी बहुत कम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर का अभी पूरा हम डिस्कस करेंगे, कैसे आपका टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट चेंज होता है। जैसे अगर मैं पानी को बॉईल करूँ, मैंने यहाँ पे पानी लिया हुआ है, इसको मैं नीचे से बॉईल कर रहा हूँ, तो एक समय के बाद क्या होगा, टेम्परेचर इसका इतना बढ़ जाएगा कि उसके बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा और यहाँ से हमारे पानी जो है वो बॉईल करके वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं। अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर का बेस्ट एग्जांपल आपका एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। होता तो वो गैस ही है,
लेकिन उसको हम इतना टाइटली उसमें प्रेशर डालते हैं, बस इतना टाइटली उसको दबाते हैं कि वो जो गैस है वो एकदम से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड बन जाता है ये, ठीक है ना। तो इनको हम अभी डिस्कस करेंगे आगे, इसको स्पेशली टेम्परेचर वाले को। इसमें आपका फ्यूजन हो गया, वेपोराइजेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, वो सारी चीज़ें आती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स। इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कैसे हमारे जो ऑब्जेक्ट है या कैसे हमारे जो चीज़ें हैं वो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड की तरफ जाती हैं। तो इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा डायग्राम है, वो आपको याद रखना है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। जब भी कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड जाती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। वहीं अगर कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड की तरफ बनती है उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। कोई चीज़ अगर लिक्विड से गैस बनती है, कोई चीज़ अगर लिक्विड से गैस बनती है उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। वहीं अगर कोई चीज़ गैस से लिक्विड बनती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। और अगर कोई चीज़ गैस से सॉलिड बनती है या सॉलिड से गैस बनती है, इन दोनों ही केसेस में हम उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है। तो ये तो क्लियर है, सॉलिड से गैस और गैस से लिक्विड वाला, कि इसको हम सब्लिमेशन बोलेंगे। बट इनमें कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाती है, जो ये फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन और वेपराइजेशन। तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, ट्रिक है इसकी, 5 वेरी स्मार्ट कैट्स। ठीक है। एफ से आपका पहला हो गया सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, वी से आपका हो गया सेकंड वाला यहाँ से यहाँ, पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप ये हुआ वेपोराइजेशन। एस से आपका वापस यहाँ से उल्टा सॉलिडिफिकेशन, और सी से आपका हो गया कंडेंसेशन, जो कि गैस से लिक्विड है। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है। लेकिन पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, पहले आपका यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ, फिर इधर से इधर एंड इधर से इधर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको याद रखना है 5 वेरी स्मार्ट कैट्स। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक पॉइंट और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए, कि जब भी स्टेट चेंज होता है ना, स्टेट चेंज होता है, इट ऑलवेज अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। चाहो तो इसको आप याद रख सकते हो, बट अगर नहीं याद रखना है तो मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ आपको। कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक सॉलिड है, अब मान लो मेरे पास यहाँ पे आइस है, मान लो, ठीक है, ये आइस है, और मैं इसको हीट कर रहा हूँ कॉन्स्टेंटली। तो धीरे धीरे क्या होगा, आइस का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये आइस क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक है ना। तो जब तक टेम्परेचर इसका कम हो रहा है तब तक तो ये आइस ही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये आइस से वाटर बन जाएगा। उस जगह पे क्या होगा, उस मोमेंट पे जब ये आइस से वाटर बन रहा होगा ना, उस टाइम पे आइस के जो एटम्स हैं या आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो बीच की लोकेशन है या उनके बीच की जो स्पेस है वो अलग है, और पानी में स्पेस अलग होती है। तो उस स्पेस को चेंज करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है ना। तो जो एनर्जी आप हीट के थ्रू दे रहे हो, वो टेम्परेचर ना चेंज करके आपका उनके बीच की जो स्पेस होती है उसको चेंज कर देता है, ताकि आपका जो भी चेंज ऑफ स्टेट है वो हो जाए। ठीक है। आपको नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस जो एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट बोलते हैं इसको हम। ठीक है। छुपा हुआ, ये दिखता नहीं है, क्योंकि आइस 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दोनों ही आपके इतने पे एग्जिस्ट करते हैं ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका 0 डिग्री से आइस से 0 डिग्री वाटर वो शिफ्ट होगा। यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ, आइस भी 0 डिग्री पे था और वाटर भी 0 डिग्री पे है। ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है, जो जो चेंज हो रहा है 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर पे, ये हो रहा है ड्यू टू लेटेंट हीट, है ना। और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। सिर्फ इस पे ही नहीं, ये सिर्फ आइस से वाटर नहीं, किसी भी स्टेट में तो चेंज होता है, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड हो, लिक्विड से गैस हो, जो भी हो, उन सब में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, थोड़ा डिटेल में जानते हैं हमारा फ्यूजन क्या होता है। और आपका फ्यूजन को समझने के लिए हमें पहले मेल्टिंग पॉइंट समझना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं मेल्टिंग पॉइंट से। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे हमारा सॉलिड मेल्ट होके मेल्ट टू गेट टू फॉर्म लिक्विड। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई चीज़ सॉलिड टू लिक्विड जाती है, उस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ फ्यूजन, ठीक है। तो याद रखना है आपको, मेल्टिंग पॉइंट एम पी इज रिलेटेड टू फ्यूजन, ठीक है। अच्छा, एक बात तो मैं आपको और बताई थी कि जब भी आपका स्टेट चेंज होता है, चेंज ऑफ स्टेट जब भी होगा, वो हमेशा एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैं एग्जांपल के लिए बताऊँ आपको, जैसे आइस का एग्जांपल लिया मैंने, आइस से लिक्विड जब हम जा रहे हैं, ठीक है। मान लो आइस के जो स्ट्रक्चर, आइस के जो एटम्स हैं वो पास पास हैं बहुत, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आइस का स्ट्रक्चर है और उसमें थोड़े पास पास एटम्स हैं। जब मैंने इसको हीट करना शुरू किया, सपोज यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, मैंने इसको हीट करना शुरू किया, और जब ये लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड बनने लगेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, यहाँ पे इसके जो पार्टिकल्स हैं ये दूर दूर सेपरेट हो जाएंगे। मैं मान लेता हूँ कुछ ऐसा, ठीक है। तो इस चेंज ऑफ स्टेट में जो हीट लगा होगा उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। या मैं और कह सकता हूँ कि इसके जो एटम्स हैं उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ज़्यादा है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया। तो मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, वही एनर्जी आपकी आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी स्टेट चेंज होगा उस समय आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और जो भी उसमें एनर्जी लगेगी वो लेटेंट हीट होगी। अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो फ्यूजन होगा आपका, लिक्विड से वेपर जा रहा है तो वेपराइजेशन होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और, जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है ना, मतलब जो आपका फ्यूजन है, ये एक बल्क फिनोमिना है। इट मीन्स ये आइस था, इस आइस को जब मैंने हीट करना शुरू किया तो ये पूरा का पूरा आइस धीरे धीरे वाटर बनेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि जो ऊपर होगा या जो नीचे ज़्यादा हीट में टच हो रहा होगा वही पहले आइस बनेगा, पूरा का पूरा साथ में धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा और वो धीरे धीरे ही वाटर बनेगा आपका। तो ऐसे में हम उसको बोलते हैं इट इज़ अ बल्क फिनोमिना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें, अच्छा एक पॉइंट और इसमें रह गया है, वो है मैं ऐसा कह सकता हूँ, मैंने आपको बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, कम है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जिस जिस सब्सटेंस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, या जिस जिस सब्सटेंस के एटम्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उन सभी का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स, ठीक है। जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इट इंडिकेट्स द strength of the force of attraction among its particles, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी काफ़ी अंडरस्टूड चीज़ है कि अगर मैं एक लिक्विड को हीट करता हूँ तो वो चेंज हो जाएगी वेपर में, ठीक है ना। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है चीज़ें। और ये जो प्रोसेस है लिक्विड से वेपर जाने का, इसी को हमने कहा था पहले वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। और ये भी क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है, और मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी स्टेट चेंज होगा, चेंज ऑफ स्टेट जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का मतलब है जिस पॉइंट पे स्टेट चेंज हो रहा है उस पॉइंट पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लो लिक्विड है, ये मान लो अभी 60 डिग्री पे है, और मैंने इसको, यहाँ पानी है, मैंने इसको हीट करना शुरू किया, तो पहले इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 80 होगा, फिर 90 होगा, फिर एक समय आएगा जब ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और 100 डिग्री पे आने के बाद पानी क्या हो जाएगा, हमारा पानी उबलना शुरू करेगा, और यहाँ से वो वेपर बनना शुरू करेगा। जो वेपर बनेंगे उस इंस्टेंट पे वो भी 0 डिग्री, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन पानी के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अलग थे, वेपर के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अलग हैं। तो ये जो 0 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस का आपका वेपर है, ये जो है ना, ये जो स्टेट चेंज हुआ यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। इसी को बोला जाता है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे, कोई भी सब्सटेंस बॉयल तभी करेगा या कोई भी लिक्विड बॉयल तभी करेगा जब उसका वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई लिक्विड इसमें ऐसे रखा हुआ है पानी में, जैसे पानी में, मतलब पानी रखा हुआ है ऐसे किसी बॉटल में, और मैं उसको हीट कर रहा हूँ नीचे से, तो ये तब तक बॉयल नहीं करेगा जब तक इसका जो वेपर प्रेशर, इस पानी का, इसका जो पानी का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। वो आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन वाला एक बल्क फिनोमिना होता है, वैसे ही वेपोराइजेशन भी एक बल्क फिनोमिना है। वेपोराइजेशन ये भी एक बल्क फिनोमिना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, अब इसमें एग्ज़ाम्स में क्या पूछा जाता है वो एक बार देख लेते हैं। एग्ज़ाम्स में अक्सर आपको दिखेगा कि इम्प्योरिटीज़ डालने के बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहले मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ आंसर क्या है इसका, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इम्प्योरिटीज़ के लिए मैं सॉल्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर पानी में या आइस में मैं सॉल्ट डाल दूँ, सॉल्ट भी एक इम्प्योरिटी ही है, तो अगर एडिशन ऑफ सॉल्ट है, एडिशन ऑफ सॉल्ट या एनी इम्प्योरिटी इन आइस, अगर मैं इसको आइस में डाल रहा हूँ तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, यानी कि आइस जल्दी मेल्ट हो जाएगा। वहीं अगर मैं सॉल्ट डाल दूँ वाटर में, इन वाटर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब जानते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है। पहले हम समझते हैं ये वाला केस, एडिशन ऑफ सॉल्ट इन आइस, ठीक है। जब मैं सॉल्ट डालता हूँ आइस में, सॉल्ट होता क्या है, NaCl होता है, यानी कि Na पॉजिटिव और Cl माइनस। अब होता क्या है ना, जब भी मैं सॉल्ट डाल देता हूँ आइस में, जो सॉल्ट के Na प्लस आयन्स है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ Na प्लस एंड Cl माइनस गेट इन द वे ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है ना। पानी में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है,
उस हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में आते हैं, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बॉन्डिंग टुगेदर। तो वहाँ से वो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं आपके मेल्टिंग पॉइंट में। जैसे ही आपका Na पॉजिटिव और Cl माइनस हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में आ जाएगा तो आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो जाएंगे, और जैसे ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगे आपका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा पॉइंट जो है आपका वाटर वाला, ठीक है ना, एडिशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, उससे क्या होता है। ठीक है, तो देखो, जैसे ही सॉल्ट या कोई भी इम्प्योरिटी आप पानी में ऐड करते हो तो उससे होता क्या, इम्प्योरिटी टेक अप स्पेस एट द सरफेस, एंड जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं आपने उसको पानी में ऐड किया तो इम्प्योरिटीज़ पूरे सरफेस में फैल जाएंगे। ठीक है, अब एक लिक्विड को बॉयल होने के लिए क्या चाहिए, उसके जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप करें यहाँ से। देखो, बॉयल होंगे तो वेपर बनेंगे, वेपराइजेशन होना चाहिए, वेपराइजेशन के लिए उसको उड़ना चाहिए ऊपर, लेकिन वो उड़ेंगे कैसे, बीच में तो ये सारे इम्प्योरिटीज आके बैठे हुए हैं। ठीक है ना, तो फॉर अ लिक्विड टू बॉयल इट्स मॉलिक्यूल मस्ट एस्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस टू बिकम अ वेपर। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको वेपर बनने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि बीच में आपके क्या आ जाते हैं, इम्प्योरिटीज आ जाते हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, फॉर अ लिक्विड टू बॉयल its molecules must escape from the liquid surface to become vapor। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि बीच में इम्प्योरिटीज आ जाते हैं, बीच में इम्प्योरिटीज आ गए, तो इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि मॉलिक्यूल्स को एस्केप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इस वजह से वेपर बनने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इस वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट और है यहाँ पे, आपने अक्सर सुना होगा कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं ना, हायर एल्टीट्यूड्स पे, तो यहाँ पे खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, इट बिकम डिफ़िकल्ट टू कुक। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इसका, इस टॉपिक के शुरू में मैंने आपको बताया था कोई भी लिक्विड तभी बॉयल होता है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे जैसे हम पहाड़ों पे ऊपर चढ़ते हैं ना, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर decreases at higher altitude because air pressure is less। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए होता क्या है, अच्छा मान लो जैसे अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उस टाइम पे अगर 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है तो होगा क्या कि अगर हम जैसे ऊपर जाएंगे पहाड़ों पे, ये प्रेशर 1 ATM से कम हो जाएगा। मान लो आपका ये 0.7 ही रह गया, 0.7 ATM, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। मान लो बॉइलिंग पॉइंट आपका रह गया 70 डिग्री सेल्सियस, तो अगर मैं खाना बना रहा हूँ और यहाँ पे पानी है, पानी में मैंने कुछ खाना डाल दिया पकने के लिए, पहले ये 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा था, अब ये 70 डिग्री पे ही बॉयल हो जा रहा है। लेकिन भाई मेरे खाने को पकने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई रहेगा खाना उतना अच्छे से पकेगा। जहाँ पहले 100 डिग्री था अब वो 70 पे ही उबल जा रहा है खाना, मतलब उबल जा रहा है पानी, तो खाना पकेगा कैसे। तो ऐसा कहते हैं, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ों पे खाना बनाना डिफ़िकल्ट होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कुक एट। तो अब तक हमने फ्यूजन देख लिया जो कि मेल्टिंग पॉइंट से लिंक्ड है,
और हमने वेपोराइजेशन देख लिया जो कि आपका बॉइलिंग पॉइंट से लिंक्ड है। ठीक है, फ्यूजन का अपोजिट होता है आपका सॉलिडिफिकेशन, जो मैं ऑलरेडी आपको डायग्राम में बता चुका हूँ, और वेपोराइजेशन का अपोजिट होता है आपका कंडेंसेशन, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से एक बार। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो फ्यूजन, जस्ट उसका अपोजिट होगा लिक्विड से सॉलिड तो आपका सॉलिडिफिकेशन होता है, और लिक्विड से गैस आपका वेपोराइजेशन होता है, गैस से लिक्विड आपका कंडेंसेशन होता है। ठीक है, तो आपने ये दोनों देख लिया, समझ लिया, तो जस्ट इसका अपोजिट ही है ये दोनों, तो वो आपको ज़्यादा अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपका यहाँ पे फ्यूजन और वेपोराइजेशन ही है। इसके अलावा आपका एक और है सब्लिमेशन, वो हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन एक स्पेशल टाइप का फिनोमेना है जो कि हर सब्सटेंस नहीं दिखाता। कुछ ही सब्सटेंस ऐसे हैं जो आपका सब्लिमेशन शो करते हैं। तो एग्जाम्स में जनरली ना वो एग्जाम्पल्स पूछते हैं कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन शो करेगा। सब्लिमेशन मीन्स आपका सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड डायरेक्टली अगर कोई कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। जनरली हम क्या समझते हैं कि कोई चीज़ सॉलिड है ना, तो पहले वो लिक्विड बनेगी फिर वो गैस बनेगी। ऐसे होता है पानी में ना, पहले पानी आइस होता है, फिर इसको हीट करो तो वो लिक्विड बनता है, फिर इसको गैस करो तो मतलब और हीट करो तो वेपर बन जाता है या गैस बन जाती है ना। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड पे कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, कभी कभार वो हीट करने पे कन्वर्ट होते हैं ऑन टेम्परेचर इंक्रीज, कभी कभार प्रेशर से भी हो जाते हैं, प्रेशर बढ़ाने से भी वो चेंज हो जाते हैं, गैस से लिक्विड, गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। ठीक है, पहला एग्जांपल शुरू करेंगे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड AlCl3, ये एक्चुअल में होता है सॉलिड, लेकिन जैसे ही मैं इसको हीट करता हूँ ये सीधा कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम क्लोराइड वेपर में, AlCl3 वेपर। ठीक है, पहला एग्जांपल आपका ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका नेप्थलीन बॉल्स। नेप्थलीन बॉल्स, ठीक है, इनको तो आप ऐसे छोड़ दोगे हवा में तो ये अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं, धीरे धीरे दे डिसअपियर। अब इनका काम क्या होता है नेप्थलीन बॉल्स का, ये आपके इंसेक्टिसाइड्स में यूज होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स में, डाई बनाने में, है ना, और टॉयलेट्स में जो आपका लगा होता है डिओड्रेंट, उसमें भी यूज़ होता है नेप्थलीन बॉल, टॉयलेट डिओड्रेंट्स। ठीक है ना, आप देखा होगा आपने, आप टॉयलेट में ऐसे लटका देते हो, कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं सारे अंदर के बॉल्स उसके, तो उसमें क्या होता है नेप्थलीन बॉल्स लगे होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की वजह से कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, सब्सटेंस हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं। ये है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इसमें आपका आता है ड्राई आइस। पहला एग्जांपल है आपका ड्राई आइस। ड्राई आइस आपका होता है सॉलिड CO2। ठीक है ना, इसको आप थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे इसके ऊपर, बाय डिक्रीज इन प्रेशर ये हो जाता है कन्वर्ट गैसियस CO2 में। ठीक, CO2 वैसे गैसियस ही होता है, बट कभी कभार वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट अगर मैं उसका प्रेशर लगाऊँ उस पर थोड़ा सा भी तो कन्वर्ट हो जाता है आपका गैसियस CO2 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे आपका कैम्फर हो गया। ठीक है, ये भी आपको एग्जांपल याद रखना है कैम्फर का। ये भी आपका सब्लिमेशन शो करता है प्रेशर वाला, क्या जैसे ही मैं इस पर प्रेशर चेंज करूँगा ये फटाक से सॉलिड से क्या हो जाएगा आपका लिक्विड हो जाएगा, गैस हो जाएगा, सॉलिड से गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। तो
कितने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हमने? ये चारों एग्जाम्पल ही एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। पहला है आपका अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन बॉल्स, ड्राई आइस, देन आपका कैम्फर। ठीक है, 4 एग्जाम्पल हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। आपका फ्यूजन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इन सब के अलावा भी एक फिनोमिना होता है जो है आपका इवेपोरेशन। ठीक है, उसको हम अभी देख लेते हैं। इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन सिमिलर टू वेपराइजेशन, ये भी लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट होता है, बट फ़र्क ये है कि वेपराइजेशन में आपका जो वेपराइजेशन होता है इट अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इवेपोरेशन में लिक्विड टू वेपर जो कन्वर्जन होता है इट अकर्स बिलो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है जब जैसे आप गीले कपड़े सुखाते हो, है ना, ये गीले कपड़े आपके सूख रहे हैं, ऊपर सूरज है, तो सूरज की किरणें जाहिर सी बात है 100 डिग्री तक तो नहीं पहुंच पाती हैं, है ना, मैक्सिमम आपका 40-45 डिग्री या 50 डिग्री तक होता है, बट स्टिल जो आपके कपड़ों के ऊपर पानी होता है वो आपका उड़ जाता है ना। ये ड्यू टू होता है ड्यू टू होता है इवेपोरेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई आपका गड्ढा है, ऐसे बारिश हुई और यहाँ पे पूरा आपका पानी भर गया पूरे में, अगेन सूरज से क्या होगा, धीरे धीरे ये पानी उड़ जाएगा। ये भी क्यों होता है? ड्यू टू इवेपोरेशन। अब समझते हैं इवेपोरेशन होता क्या है और ये क्यों होता है इवेपोरेशन। देखिए, इसको समझने का बेस्ट तरीका है कि आप मानिए कि एक घर में पार्टी हो रही है। ठीक है, घर में पार्टी हो रही है, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे, भरा हुआ है पूरा घर। ठीक है, अब पार्टी चल रही है, सारे नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें से ऐसे चंट होंगे जो इतना जोश में आ जाएंगे कि घर से बाहर ही कूद जाएंगे पार्टी के चक्कर में। कुछ ऐसे होंगे, ठीक है ना, शायद इस तरफ से भी कुछ ऐसे होंगे जो घर से बाहर कूद जाएंगे। सिमिलरली ऐसा ही कुछ होता है पानी के साथ भी। जब आपका पानी, ऐसे मान लीजिए पानी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो पानी के अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग एनर्जी होती है और ये यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपके सरफेस पे होते हैं इनके पास थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये कभी कभार बाहर एस्केप कर जाते हैं एज वेपर्स। इसी को बोला जाता है आपका इवेपोरेशन। ठीक है, अगर मैं इसको अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि लिक्विड एट द सरफेस, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, यह काइनेटिक एनर्जी है हायर वेलोसिटी, thus able to break the force of attraction, thus able to break the force of attraction and therefore convert to vapors। ये आपको ध्यान रखना है। और आपका इवेपोरेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचना ज़रूरी नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है। हाँ, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। सिंपल शब्दों में आप देखो, जैसे आपने कपड़े का एग्जांपल लिया मैंने, कि आपने यहाँ पे कपड़ा सुखा रखा है, तो सूरज की का टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी आपका कपड़ा उतनी जल्दी सूख जाएगा। ठीक है ना, ठंड के मौसम में टेम्परेचर अगर 10 डिग्री या 12 डिग्री है तो ऐसे में कपड़ा आपका लेट से सूखता है। वहीं अगर गर्मी का मौसम है, जून जुलाई में, टेम्परेचर अगर आपका 40 और 50 डिग्री है तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मैं कह सकता हूँ कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मेरा इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक और चीज़ है यहाँ पे
अक्सर आपने बचपन में पढ़ा होगा इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है वो भी एक बार देख लेते हैं। वैसे एग्ज़ाम में ये आएगा नहीं, बट अगर इतना जान लिया है तो आपको ये भी जानना चाहिए कि इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों होती है। मैं आप इसका सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। ये मान लीजिए आपका हाथ है, ठीक है ना। आप खेल के आए, हाथों में आ गया पसीना, ठीक है, यहाँ पे आ गया पसीना, पसीना बहुत सारा पसीना आ गया आपके हाथों में। अब मैंने आपको क्या बताया, कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे जो एस्केप करने की ट्राई करेंगे, है ना। और वो एस्केप कैसे करेंगे, जब उनके पास काइनेटिक एनर्जी हायर होगी। अब उन्हें हायर एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी आपके स्किन से। आपके स्किन का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा हीट होगा। कुछ हीट ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे और उस हीट से अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे और यहाँ से एस्केप कर जाएंगे। तो जो जो हीट आपके शरीर पे थी वो इन मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब की और ये बाहर निकल गए। जब आपकी हीट इन मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब कर ली तो आपको ठंडक फील होना चाहिए, तो आपके बॉडी का हीट कम हो जाएगा। और स्वेटिंग का या पसीने का मेन आने का जो मेन कारण होता है ना, वो यही होता है कि पसीना आएगा, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स या ड्रॉपलेट्स होंगे वो एस्केप करेंगे आपकी ही बॉडी से हीट लेके, तो आपको क्या ठंडा फील होगा। इसीलिए कहते हैं इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ठीक है, इसमें दो टॉपिक्स रह गए हैं आपका। एक है आपका फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा और एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है आपका प्लाज्मा। ठीक है, क्या होता है, कैसे अचीव करते हैं, वो भी एक बार शॉर्ट में देखते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे ज़्यादा, थोड़ा सा हाई लेवल टॉपिक है इसलिए। ठीक है, किसी भी गैस को, कोई भी गैस में ले लूँ। अब गैस के अंदर एटम्स होंगे, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है। हर एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। अगर मैं किसी भी गैस में से उसके एटम्स का इलेक्ट्रॉन निकाल के अलग कर लेता हूँ, अलग मतलब यहाँ से अलग नहीं करना है, इसी एरिया में, मान लो इस एरिया में गैस है, तो मैं इसमें से, इस एटम में से इलेक्ट्रॉन क्या करूँगा, निकाल लूँगा। इसका भी इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा। तो जो ये आयन बचेगा ना, आयन, ये जो बचे आपके एटम वो क्या हो जाएंगे, आपके आयन्स हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन अलग बच जाएगा। तो आयन प्लस इलेक्ट्रॉन्स ये अलग अलग हो जाएंगे लेकिन रहेंगे साथ में ही। ठीक है, तो ऐसे स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, इन प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इन अ क्लाउड। ठीक है, rather than attached to individual atom। जनरली आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एटम के साथ अटैच रहते हैं, लेकिन प्लाज्मा को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, उन सभी एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड सा बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं ओवरऑल, कि ये एक प्लाज्मा स्टेट है। ठीक है ना, सिंपली मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो प्लाज्मा को मैं सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स भी कह सकता हूँ, या आयोनाइज्ड गैस भी कहते हैं इसको, आयोनाइज्ड गैस, क्योंकि जितने भी यहाँ पे एटम्स हैं सब के सब क्या हैं, आयोनाइज्ड हैं, सबसे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। ठीक है ना, एग्जांपल्स देख लेते हैं हम प्लाज्मा के, कहाँ ये यूज़ होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अच्छा ये किसने डिस्कवर किया था पहले वो जान लेते हैं। इसकी डिस्कवरी हुई थी 1879 में, डिस्कवर किया था सर विलियम क्रुक्स ने। और जब उसने पहली बार प्लाज्मा बनाया ना, तो उसने प्लाज्मा नाम नहीं दिया था, उसने इस चीज़ को, इस जो स्टेट ऑफ मैटर था इसको उसने बुलाया था रेडिएंट मैटर, रेडिएंट मैटर। के बाद में इसका नाम प्लाज्मा पड़ा। ठीक है, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। ठीक है, जो आपका नियॉन बल्ब होता है घरों में, जो नियॉन बल्ब लगता है वो भी एक प्लाज्मा का एग्जांपल है। ठीक है ना, नियॉन बल्ब में तो जाहिर सी बात है
नियॉन ही होगा। और आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है, इसमें आपका हीलियम रहता है, हीलियम का प्लाज्मा रहता है, ठीक है। और इसका अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो सन और स्टार हैं, जितने भी आपको सन दिख रहे हैं, सन एंड स्टार्स, ये ग्लो करते हैं ड्यू टू प्लाज्मा, दे ग्लो ड्यू टू प्लाज्मा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फाइनल टॉपिक की तरफ, जो है आपका फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। इट वॉज प्रिडिक्टेड बाय एस एन बोस, ठीक है। इन द ईयर 1920 में एस एन बोस साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। लेटर 2001 में इट वॉज अचीव्ड। 3 साइंटिस्ट थे आपके जिन्होंने इसको इस स्टेट ऑफ मैटर को बना के दिखाया था। नाम थोड़े अजीब अजीब से, मैं नाम लिख देता हूँ। एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैल्टरेट एंड कार्ल ई वेमन, ठीक है। ये 3 थे और 2001 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था फॉर अचीविंग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये होता क्या है, कैसे बनता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आप इतना जान लो कि किसी भी गैस को जो हम कूल करते हैं, कूलिंग द गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, ऐसी गैस जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, उसको जब मैं कूल करता हूँ तो मुझे मिलता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। एट सुपर लो टेम्परेचर, इतना ठंडा करता हूँ कि सुपर लो टेम्परेचर पे, सुपर लो टेम्परेचर, तो मुझे मिलता है आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात, फर्स्ट टाइम ये 1920 में प्रेडिक्ट किया गया था बाय एस एन बोस, ठीक है। और 2001 में ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बना के दिखाया था, नोबेल प्राइज़ मिला था इनको। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स में यही आता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।